आप सभी का स्वागत है प्रयास आर्ट्स क्लासेज में। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले उस दिन जहाँ तक पढ़े थे ना, उससे आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ने के लिए रेडी रहिए। और उस दिन जहाँ तक पढ़े थे, उस दिन के वीडियो में, यानी परसों जो वीडियो डलाया था उसमें हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं ना, आपको हम इससे पहले फिगर के बारे में बताए थे। यहाँ पर फिगर देख लीजिए। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर फिगर है, ये किसका फिगर है? तो ये बर्तन का फिगर है। तो बर्तन, ये बर्तन कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता की बर्तन है। तो आपसे पूछा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता की बर्तन किसकी बनी होती थी? या तो मिट्टी का बना होगा, या तो तांबा का बना होगा, या तो कांसा का बना होगा। दो ये चीज का बना होगा, या तो मिट्टी का या तो धातु का, किसी न किसी चीज का बना होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन बना होता था। तो ये आपके स्क्रीन पर ये जो बर्तन है ना, ये किसका बना हुआ है? ये बर्तन तांबा का बना हुआ है। किसका बर्तन है? तांबा का बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो बर्तन दिख रहा है, ये तांबा का बर्तन है। और ये जो बर्तन दिख रहा है नीचे वाला, ये किसका बर्तन है? कांसा का बर्तन है। किसका बर्तन है? कांसा का। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे के भी बर्तन बने थे, कांसा के भी बर्तन बने थे। कांसा क्या होता है? तांबा तो आप लोग जानते हैं। कांसा क्या होता है हम बताते हैं। सबसे पहले एक होता है तांबा प्लस टीन। तांबा और टीन को पिघलाकर, यानी तांबा और टीन को मिलाने से एक जो मिश्र धातु बनता है। मिश्र धातु कहने का मतलब क्या होता है? जैसे दो को धातु को मिलाने के बाद जो बनता है ना, उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो तांबा क्या है? एक धातु है। टीन क्या है? एक धातु है। इस दोनों को पिघलाकर क्या करते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं, जिसका नाम होता है कांसा। क्या होता है? कांसा। जिस प्रकार आप लोग चीनी और पानी को मिलाने से क्या बना देते हैं? शरबत बना देते हैं। उसी प्रकार ये लोग तांबा और टीन को पिघलाकर बना देते थे क्या? कांसा बना देते थे। यही कांसा होता है। समझ में आया? तो कांसा क्या होता है? तांबा और टीन को मिलाने से जो मिश्र धातु बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांसा कहते हैं। कांसा इसलिए, और कांसा का बर्तन बना होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का क्या है? ये बर्तन मिला है। कांसे का औजार भी बनाते थे। औजार, औजार क्या होता है? जैसे किसी भी चीज के शिकारे करने के लिए हो या खेती बाड़ी करने के लिए भी कांसा के औजार बनाते थे ये लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ये लोग इस कांसा बनाने से क्या, इससे पता चलता है कि ये लोग तापमान के बारे में जानते थे कि कितना डिग्री तापमान पर तांबा को गलाया जाए और कितना डिग्री तापमान पर सोना को गलाया जाए या चांदी को गलाया जाए। गलाने के बाद कैसा आभूषण बनाना है, ये सब जानते थे, या क्या बनाना है, इससे यही पता चलता है। बताइए, आज से कितने 5000 साल पहले ये लोग तापमान के बारे में जानते थे। कितना डिग्री सेल्सियस पर तापमान को गलाना है, किस धातु को कितना डिग्री पर गलाया जाता है। तो बताइए कितना विकसित सभ्यता थी। तांबा और टीन को गलाने से मिश्र धातु जो बनाता था, जिसका नाम क्या था? कांसा। और कांसा बनाते थे। तो कांसा की खोज किस सभ्यता में हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस्य युग की। यहाँ से ऑब्जेक्टिव है, वो क्वेश्चन बन जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। कांस्य युग की सभ्यता है। हाँ, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस समय कांसा की खोज हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। और कांसा का बर्तन बना होता था। ये सब तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या कहता है, माल प्राप्त करने के संबंधी नीतियां, मतलब कच्चा माल प्राप्त करने की जो नीति थी, वो क्या नीतियां थी, क्या योजना था, क्या प्लान था। ये नीति का मतलब होता है प्लान, यानी योजना। किस योजना के तहत कच्चा माल प्राप्त करना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, तो यही बताते हैं हम। देखिए, बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में खेती होती थी कि नहीं होती थी? खेती होती थी। हर एक चीज़ की खेती होती थी। फसल की भी होती थी। सूती वस्त्र बनाने के लिए किसका जरूरी पड़ता है? कपास की। तो कपास की खेती होती ही थी। तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? सबसे पहले तो खेती से होता होगा, व्यापार से होता था, उद्योग धंधा से होता है। ये सब कच्चा माल प्राप्त करने की नीति थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती होती थी, जिससे ये लोग क्या बनाते थे? कपड़े बनाते थे, सूती वस्त्र बनाते थे कपास की खेती से। तो कच्चा माल की प्राप्ति का पहला साधन क्या हुआ? कृषि। कृषि से होता है कपास। तो ये तो समझ में आ गया। दूसरा कारण क्या, दूसरा साधन क्या था? व्यापार करते थे। जो चीज सिंधु घाटी सभ्यता में है वो तो ठीक है, जो चीज नहीं है उसको बाहर से मंगाते थे। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश से हो गए, वहां से मंगाते थे ये लोग, कच्चे माल मंगाते थे और उसका क्या कहते थे? उसका व्यापार करते थे। जैसे मान लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश है, उस देश से सोना मंगाते थे, चांदी मंगाते थे, सेलखड़ी मंगाते थे, तांबा मंगाते थे, ये सब मंगाते थे ना। तो इस सब का वो लोग क्या करते थे? पिघलाकर उसका दूसरा रंग तैयार करते थे। कच्चा धातु वहां से मंगाते थे और उस सब को गलाने के बाद ये लोग नया आभूषण की तरह कुछ बना देते थे, जो कि उससे ज्यादा महंगी दाम में बिकती थी। तो ये सब क्या था? उन सब का कच्चे माल प्राप्त करने का नीति थी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो समझ में आ गया ना, कच्चे माल प्राप्त करने की नीति क्या थी। देखिए,
देखिए क्या है, उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल यानी कच्चा माल उपमहाद्वीप से आते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में ना सबसे पहले देश की बात करते हैं, भारत की, ये जो उपमहाद्वीप की बात होगी कहाँ की, भारत के उपमहाद्वीप की। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 8 गो देश है, पहले 7 गो था, अभी कितने हैं, 8 गो देश है भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है, अभी 8 गो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, भारत तो एक है ही, भारत। उसके बाद क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। क्या होगा, बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश का नाम सुने आप लोग, बांग्लादेश। आप लोग कभी भूटान का नाम सुने हैं, भूटान भी हो जाएगा, क्या होगा, भूटान। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेपाल। देखिए ये 6 गो देश जो देख, 5 गो ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान, और एक होता है अफगानिस्तान, एक है अफगानिस्तान, याद रखिएगा अफगानिस्तान। ये 6 गो देश ना भारत के स्थल से सटा हुआ है, मतलब भारत के जमीन से सटा हुआ ये सब देश है, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल अफगानिस्तान। तो कहिएगा भारत, अभी तो बताया भारतीय उपमहाद्वीप में 8 गो देश है, यहाँ पर 6 गो लिखे, तो बताते हैं 2 गो कौन कौन देश है। ये 2 गो भारत के, ये 6 गो जो है ना ये भारत के स्थलीय पड़ोसी देश है, मतलब इस सब की सीमा भारत के स्थल से लगती है। और 2 गो देश ऐसा है जिसका सीमा भारत के स्थल से नहीं लगती है, उसका सीमा जल से लगता है। एक है श्रीलंका, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव। क्या है, मालदीव। ये दोनों देश ना भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश है। भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन है, श्रीलंका और मालदीव। अब कहिएगा द्वीपीय पड़ोसी देश कहने का मतलब क्या हुआ, द्वीप का मतलब क्या होता है, तो जो वैसा स्थल जो चारों ओर से जल से घिरा हो, क्या हो, जल से घिरा हो, वो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका क्या है, चारों ओर से जल से घिरा है, ये महासागर में स्थित है, समझ में आया ना। तो जल से घिरा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, द्वीप कहते हैं। तो ये द्वीपीय पड़ोसी देश है। मालदीव भी क्या है, चारों ओर से जल से घिरा है, इसीलिए सबको, इस दोनों को क्या कहते हैं, द्वीपीय पड़ोसी देश। तो याद कीजिए भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है, 8 गो देश है, जिसमें 6 गो भारत के स्थल से सटा है, 2 गो भारत के स्थल से नहीं सटा यानी जल से सटा हुआ है। तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान नेपाल अफगानिस्तान ये सब किससे सटा है, तो भारत के स्थल से यानी जमीन से सटा हुआ है। और ये 2 गो श्रीलंका और मालदीव भारत के जल से सटा है, ये सब द्वीपीय पड़ोसी देश है। 6 गो स्थलीय, 2 गो द्वीपीय पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। अब यहाँ से ना सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इस सभी उपमहाद्वीप से सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता था ना अफगानिस्तान वाला एरिया से होता था। अफगानिस्तान वाला एरिया से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार होता था ज़्यादातर, समझ में आया। अफगानिस्तान से जिसे क्या कहते हैं, तांबा मंगाते थे, क्या कहते हैं, सोना मंगाते थे, और अफगानिस्तान से ही सबसे मंगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान से ये सब मंगाते थे, सबसे ज़्यादा व्यापार होता था अफगानिस्तान से, याद रखिएगा। तो उपमहाद्वीप से व्यापार होता था, कच्चा माल प्राप्त करेंगे, वहाँ से तांबा मंगाएंगे, और उस तांबे की जैसे औजार बना दिए, कोई आभूषण बना दिए, कोई ऐसा वस्तु बना दिए, उस आभूषण का जो क्या कहते हैं, उस कच्चे धातु का जो उससे ज़्यादा महंगी बिके, कच्ची वस्तु के अपेक्षा वो उससे ज़्यादा महंगी बिके, यही होता था व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में। इस सब से कच्चा माल मंगाते थे। तो यहाँ पर देखे थे हम, थोड़ा देखिए क्या कहता है, अफगानिस्तान में सोरतुद है, हाँ मुंडिकाक और सोरतुद है। बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का मात्र 2 ही स्थल है जो अफगानिस्तान से मिला है, एक का नाम है मुंडिकाक और एक का नाम सोरतुद है। ये बता दें ना सिंधु घाटी सभ्यता में अफगानिस्तान से मिले शहर कौन कौन है, मुंडिकाक और सोरतुद है मिला है। पाकिस्तान से लगभग 500 शहर मिले, भारत से लगभग 1000 से भी ज़्यादा मिला है शहर। तो ये सबको याद रखिएगा थोड़ा। सोरतुद है जो अत्यंत कीमती माने जाते हैं, मतलब सोरतुद है जो स्थान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, वहाँ पर ज़्यादातर क्या कहते हैं ज़्यादा विकसित थी। ये सब सोरतुद है जो स्थान थे वो ज्यादा विकसित थी। लाजवर्द, लाजवर्द क्या होता है, एक बहुत चमकीला धातु होता है, बहुत महत्वपूर्ण धातु होता है लाजवर्द, वो सोरतुद से मंगाते थे। बताए थे अफगानिस्तान वाले एरिया से ज्यादा व्यापार होता था। लाजवर्द, नीले रंग का पत्थर, नीला रंग का पत्थर होता था जो लाजवर्द मनी होता था, का सबसे अच्छे स्रोत निकट स्थित था। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में सोरतुद से लाजवर्द कहाँ से मंगाते थे, सोरतुद से। सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या मंगाते थे, क्या कहते हैं, नीले रंग का पत्थर कहाँ से मंगाते थे, सोरतुद अफगानिस्तान वाला एरिया से, वो ज़्यादा कीमती था। उसके बाद देखिए लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में। बताए थे लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल की खोज 1957 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बंदरगाह शहर है, यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। और ये क्या है, भारत का, क्या भारत के राज्य गुजरात में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे, हाँ लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। कार्निलियन
गुजरात। ये एक भड़ौच जो देख रहे हैं ना, भड़ौच, ये क्या है, बंदरगाह है, भड़ौच बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता में ना बंदरगाह के लिए 2 गो बंदरगाह था। इसको पहले हम थोड़ा क्लियर करते, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ना बंदरगाह था 2 गो, एक था भड़ौच, एक था ताम्रलिप्त। एक पूर्व एरिया में था, एक पश्चिम एरिया में। तो पश्चिम एरिया में जो बंदरगाह था उसका नाम था भड़ौच। जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था भड़ौच, जो किस राज्य में स्थित था, गुजरात में। और एक बंदरगाह था ताम्रलिप्त, क्या था, ताम्रलिप्त, जो पूर्व बंगाल की खाड़ी तरफ पड़ता था, वो था ताम्रलिप्त और भड़ौच। ये दोनों बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार में बहुत ही सहायक थे, दोनों बंदरगाह। तो देखिए सेलखड़ी का क्या बना होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, मुद्रा बना होता था, रुपया बना होता था। दक्षिण में राजस्थान तथा उत्तरी में गुजरात। क्या है, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिण वाला एरिया होगा, जो नीचे वाला एरिया, वहां से, और उत्तर में गुजरात के जो ऊपर वाला एरिया होगा, उत्तरी गुजरात से। और धातु देखिए, सेलखड़ी धातु कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान से। बताए थे राजस्थान में एक और जगह है जिसका नाम है खेतरी, याद रखिएगा, एक जगह है जिसका नाम है खेतरी। ये क्या है, राजस्थान में। कहाँ है, खेतरी, राजस्थान में। यहाँ का प्रसिद्ध है, क्यों, खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा तांबा राजस्थान के खेतरी में उत्पादन होता है। तांबा के लिए ही प्रसिद्ध है राजस्थान का खेतरी। एक जगह है गुजरात का सूरत, क्या है, सूरत। तो सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है, सूरत कहाँ है, गुजरात में। ये प्रसिद्ध है हीरा के कटाई के लिए। किसके लिए, हीरा की कटाई के लिए, हीरा के कटाई के लिए। हीरा के कटाई के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है, गुजरात का सूरत। और राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। और एक जगह है कोलार, कोलार खान, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। कोलार खान कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में, राज्य कर्नाटक। कोलार खान भारत के राज्य कर्नाटक में स्थित है। ये प्रसिद्ध है सोना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। 3 गो जगह है, तीनों चीज के लिए प्रसिद्ध है, तीनों धातु के लिए। देखिए कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है भारत में, सोना के लिए। सबसे ज्यादा सोना कहाँ उत्पादन होता है, कर्नाटक के कोलार खान में। तब ऐसा बात नहीं है कि सबसे ज्यादा सोना यहाँ पर उत्पादन होता है तो केवल यहीं पर होगा, अन्य राज्य में भी सोना का उत्पादन होता है। लेकिन उस सब की अपेक्षा में जो ज्यादा सोना का उत्पादन करता है ना, वो कर्नाटक का कोलार खान करता है सोना का उत्पादन। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन खेतरी में होता है, राजस्थान में। राजस्थान का खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। गुजरात का सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे की कटाई के लिए। किसके लिए, हीरे की कटाई के लिए, याद रखिएगा। तो ये सब 3 को क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव बना। उसके बाद देखिए कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति। अन्य नीति क्या थी, तो अन्य नीति जैसे कृषि हो गया, उद्योग, व्यापार हो गया, इस सब से कच्चा माल प्राप्त होता था। राजस्थान के खेतरी, बताए थे राजस्थान का खेतरी तांबे के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर लिखा है राजस्थान का खेतरी, स्पष्ट लिख दिया है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में सोने के लिए प्रसिद्ध कौन है, कोलार खान। दक्षिण भारत में कोलार खान जो जगह है कर्नाटक में स्थित है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अन्य राज्य में भी कुछ ना कुछ प्रसिद्ध था। तो बताइए राजस्थान से ये लोग व्यापार करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार दक्षिण भारत में नहीं था। जैसे कोलार खान कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है। कर्नाटक दक्षिण भारत वाला है। दक्षिण भारत में क्या है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब दक्षिण भारत का राज्य है। तो इस सब से व्यापार होता था। क्या यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण भारत में नहीं फैली थी। समझ में आया ना। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिम और उत्तर भाग में विकसित हुई थी, यानी भारत के जो उत्तर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया है ना, वहीं पर विकसित हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। और पश्चिम वाला भाग में अफगानिस्तान से सटा जो क्षेत्र है उस सब में, और उत्तर भारत गुजरात से ऊपर वाला भाग में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो नहीं कहिएगा दक्षिण भारत में, या नहीं कहिएगा कि पूरे भारत में, सिर्फ कहिएगा सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम भाग में विकसित हुई थी। मतलब ऊपर वाला एरिया में और पश्चिमी हिस्सा में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर प्लस पश्चिम। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी भारत के, ठीक है, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में विकसित नहीं हुई थी। तो यहां से जो हुआ तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते थोड़ा देखिए, यहाँ पर जो मैप है उसको हम थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए
देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है, कैस्पियन सागर। क्या है, कैस्पियन सागर है। यहाँ पर अल्तिप डेप है, ये सब स्थल है, ये सब क्या है, जगह है, इस सागर से सटा हुआ जगह है। यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता की जगह के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूतकांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल कौन था? सूतकांगेडोर। सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सूतकांगेडोर। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान वाला एरिया में। कहाँ है? पाकिस्तान, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। ठीक है, सूतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल था। मेलुहा, यहाँ पर हम एक बताएंगे, हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर जो था वो कौन था? हड़प्पा। पहला खोजा गया नगर, पहला नगर कौन है? हड़प्पा है। लोथल, लोथल क्या है? बंदरगाह शहर है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर लोथल। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में ये कहाँ स्थित है? गुजरात। पूछा जाता है लोथल कहाँ है? गुजरात में। कौन नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पर सूतकांगेडोर कौन नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। और सूतकांगेडोर की खोज आर एन अस्टिन ने किया था, ये सब याद रखेगा। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। ये सब आगे बताएंगे जब चैप्टर लास्ट होने पर आएगा ना, तो उस समय हम आगे एक क्लास रखेंगे जिसमें छूटा उठा बात सब उसमें क्लियर हो जाएगा। आप लोग को भी घबराना नहीं है। देखिए धीरज रख के पढ़िए। लोथल से ये सब बता दिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हाँ, ये रावी वाला पूछा जाता है। इसका खोज कब हुआ था? 1921 में हड़प्पा की खोज। खोजकर्ता कौन है? तो साहनी, दयाराम साहनी खोज करता है। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करता है, याद रखिएगा। और हड़प्पा का है पाकिस्तान में, याद रखिएगा सब। और मेलुहा शब्द है ना, तो ये मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में, मेलुहा है सिंधु घाटी क्षेत्र का है। मेलुहा एक शब्द है। ये मेलुहा क्या है? एक स्थान है जो कि पड़ता कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में पड़ता था। लेकिन इसका उल्लेख कहाँ पर है? मेसोपोटामिया के अभिलेख में, याद रखिएगा। कम बड़का बात नहीं है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के अभिलेख, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि मेलुहा शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया के लेख में किया गया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सिंधु घाटी शब्द क्या कहते हैं ना, मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। किसके लिए किया गया है? मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में सिंधु क्या कहते हैं, मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है? मेसोपोटामिया है। यहाँ पर है ना मेसोपोटामिया, और यहाँ पर भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर है। इस दोनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। बीच में क्या है? स्वेज नहर है। स्वेज नहर है। ये क्या है? यहाँ पर ना ये जो बीच में स्थल दिख रहा है, ये दोनों तरफ पानी है, और बीच में जो स्थल दिख रहा है ना, यहाँ पर अभी स्वेज नहर है। स्वेज नहर है, व्यापार के लिए खोला गया था। अब इस दोनों को मान लीजिए यहाँ पर बीच में स्थल है, तो दोनों पानी तो घिरा है। भूमध्य सागर का भूमध्य सागर में रह जाएगा, लाल सागर का लाल सागर में रह जाएगा। लेकिन मान लीजिए बीच को स्थल को काट कर नहर बना दिया जाएगा, पानी आने जाने वाला बना दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों पानी मिल जाएगा। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? स्वेज नहर करता है, याद रखेगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम स्वेज नहर करता है। व्यापार के लिए स्वेज नहर खोला गया था 1869 में। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते थोड़ा, आप देखिए। देखिए क्या है? सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी एक क्षेत्र से सुदूर क्षेत्र से संपर्क क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं ये चित्र क्या है? ओमान से मिला एक हड़प्पाई क्या है? मर्तबान है। मर्तबान, हड़प्पाई मर्तबान, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता की मर्तबान है, जो कहाँ से मिला है? ओमान से मिला है। ओमान कहाँ है? एक देश है ओमान, जिसकी राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है, याद रखिएगा। अभी भी देश है ओमान। अरब, ओमान अरब वाला देश है ना, जिस सऊदी अरब से पड़ता है, उधरे का है कौन? ओमान। उसी से सटा हुआ है ओमान। देखिए तो ओमान से क्या मिला? हड़प्पाई मर्तबान। इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ओमान तक पहुंचते। मतलब ओमान से मान लीजिए कोई भी चीज़ किसी स्थान से मिलता है तो क्या पता चलता है कि हाँ यहाँ तक वो लोग आए होंगे, तभी तो उसका प्रमाण यहाँ पर मिलता है। जैसे मान लीजिए भारत से जैसे अमेरिका का डॉलर मिलेगा, तो इसका पता इससे यही नहीं इतिहास के बारे में मालूम होगा कि भारत का व्यापार किसके साथ है? अमेरिका के साथ। यानी भारत का जो जान पहचान है वो अमेरिका के साथ है, तभी तो वहाँ की मुद्रा यहाँ पर मिली है या यहाँ की मुद्रा वहाँ पर मिलेगी। यही होता है। तो ओमान
से, मान लीजिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, मिस्र की सभ्यता से होता था, चीन की सभ्यता से होती थी, तो उस सब का मान लीजिए क्या होता था, यहाँ का डॉलर वहाँ, यहाँ का रुपया वहाँ जाएगा, वहाँ का रुपया यहाँ आएगा, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का वस्तु यहाँ पर आएगा। तो इस सबसे यही ना पता चलेगा कि जैसे ओमान से मिला है हड़प्पाई मर्तबान, ओमान से, ओमान एक देश है, वहाँ पर मिल गया हड़प्पा सभ्यता की मर्तबान जो मिल गया है, बताइए। तो इसका यही पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान तक पहुँचे थे, ओमान से भी कुछ ना कुछ इनका रिश्ता था। समझ में आया? तो याद रखेगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हम, और ये किसका बना हुआ है? काली मिट्टी का, याद रखिएगा। मर्तबान जो बना है काली मिट्टी का बना है। पूछ सकता है ओमाई क्या कहते हैं, हड़प्पाई मर्तबान किसका बना होता था? काली मिट्टी का। यहाँ पर लिखा होगा कहीं, देखिए काली मिट्टी का। ओमाई मर्तबान किसका बना है? काली मिट्टी का एक मोटी परत चढ़ाई गई है, काली मिट्टी का मोटी परत से चढ़ाया गया है। जैसे पेंट होता है ना, जैसे घर का आप लोग पेंट उंट करते हैं, उसी प्रकार काली मिट्टी से ओमाई मर्तबान पर परत चढ़ाया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा के बारे में। थोड़ा मुद्रा तो बताइए दिए थे, मेसोपोटामिया की। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये किसका फिगर है? मेसोपोटामिया के मुहर का, मेसोपोटामिया की मुद्रा। और मेसोपोटामिया की मुद्रा कैसा बना होता था? बेलना आकार का, बेलनकार मुद्रा बना होता था। सिंधु क्या कहते हैं ना, मेसोपोटामिया का जो मुद्रा बना होता था, इस प्रकार का मुद्रा बना होता था, बेलनाकार मुद्रा बना होता था। तो आपसे पूछेगा बेलनाकार मुहरें किस सभ्यता की विशेषता थी? तो मेसोपोटामिया की। किसकी? मेसोपोटामिया की। बताए थे आपको। हाँ, आप लोग एक क्वेश्चन बताइए तब तक। क्या कहते हैं ना, मेसोपोटामिया की मुहरें कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया की मुहरें कहाँ से मिला है? याद कीजिए जल्दी सानी। यानी मेसोपोटामिया की मुहरें या बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिला है? बेलनाकार मुहरें ना मेसोपोटामिया की ही मुहरा थी, यानी मुहरा का मतलब रुपया होता है। तो ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये मेसोपोटामिया का मुद्रा का चित्र है। और इसके मुद्रा पर ना वृषभ का, वृषभ एक जानवर होता है जिसको हम बताए थे, इससे पहले फिगर दिखाए थे। वृषभ एक जानवर होता है, उस जानवर का चित्र बना था मेसोपोटामिया के जो रुपया है, उस रुपया पर वृषभ जानवर का चित्र बना होता था। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है ना बीच में, ये वृषभ है, कुब्बड़ वाला वृषभ है। क्या है? कुब्बड़ वाला वृषभ का चित्र बना है मेसोपोटामिया के मुहरा में। यहाँ पर देखिए, यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है, बेलनाकार मुद्रा है। इस पर बना कुब्बड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। मतलब कि इससे यही प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ना वृषभ को जानते थे। इससे पहले बताया था कि वृषभ कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता में था। मतलब कि इसके देखा देखी से, कॉपी ना कहते, कॉपी करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वृषभ का चित्र मिला है, उसकी देखा देखी से ना ये लोग क्या करते थे? वृषभ का चित्र अपने मुद्रा पर बना दिए, यानी मेसोपोटामिया की मुद्रा पर वृषभ का चित्र बना दिए। तो बेलनाकार मुहरें किस सभ्यता की विशेषता है? मेसोपोटामिया की। और बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। यानी मेसोपोटामिया की मुहरें या बेलनाकार मुहरें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। याद रखिए, कालीबंगा से। बेलनाकार मुहरें कहाँ से? कालीबंगा से। और मेसोपोटामिया के मुहरें भी कहेगा तो मेसोपोटामिया के मुहर अगर कहेगा तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। एक ही प्रकार का मुद्रा थोड़ी ना होता है, मुद्रा 2 या 3 तरह के भी होता है। तो मेसोपोटामिया की मुहरें मोहनजोदड़ो से मिला है, और बेलनाकार मुहरें कालीबंगा से मिला है। और बेलनाकार मुहरें भी मेसोपोटामिया की ही मुद्रा थी। कहाँ की? मेसोपोटामिया की ही मुद्रा थी। तो ये सब समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, ये जो दिख रहा है बहरीन से मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की, फारस की मोहरें बताए थे। फारस की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में न लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता में फारस की मोहरें कहाँ से मिला है? लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में फारस की मोहरें कहाँ से मिला है? लोथल से। फारस जो वर्तमान में इराक ईरान वाला क्षेत्र है, उस समय इसका नाम फारस था। जो अभी आप लोग इराक देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं ना, ये सब उस समय फारस कहलाता था। फारस की मुद्रा यानी फारस की मोहरें लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में फारस की मोहरें किस नगर से मिला है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। ये जो दिख रहा है ये फारस की मुद्रा है। क्या है? फारस की मुद्रा है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। फारस की मुद्रा हो गया। देखिए ये देखिए थोड़ा, ये क्या है? सूचना पटल है। ये जो आपको दिख रहा है ना,
ये सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार आप लोग अभी देखते होइएगा ना सूचना पट, जिसे चित्र उत्र बना रहता है, जैसे आप लोग सड़क पर जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है स्टॉप, इस प्रकार का कुछ लिखा रहता है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब सूचना दर्शाता था, चित्र दर्शाता था। जैसे अभी सड़क पर क्या है, यही ना स्थित, यही पोल होता है, बोर्ड जिस पर साटा रहता है, कुछ लिखा रहता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र था, ये सब बनाया होता था। समझ में आया, सिंधु घाटी सभ्यता का चित्र ये सब था, सूचना पटल था। यहाँ पर लिख रहा है देखिए, एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर, मतलब कि सूचना जिस पर किसी को आदेश को देना है, तो अभी की तरह तो मोबाइल वोबाइल है नहीं, इस पर लिख दिया जाता था, इसका आदेश वो लोग जान जाते थे कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समझ जाते थे। यदि कहीं पर ऐसा निशान मिलता था तो किसका मतलब क्या होता है वो लोग जानते थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते, देखिए अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुहारे, लिपि और बाट के बारे में। तो हम तो मुहारे पढ़ाइए दिए हैं, लिपि भी पढ़ाए हैं, लिपि नहीं पढ़ाए, मुहारे बताते हैं। यहाँ पर मुहारे के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किसकी बनी होती थी, सेलखड़ी की मुद्रा बनी होती थी। सेलखड़ी एक पत्थर होता था, जो नरम पत्थर होता था, जिसको क्या कहते थे ना, वो लोग मुद्रा बनाते थे, सेलखड़ी की मुद्रा बना होता था। और यहाँ पर देखिए लिपि, लिपि क्या होता है, किसी भी सभ्यता के बारे में जानने के लिए ना लिपि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी सभ्यता के आपको जानना है तो उसके बारे में अपन लिपि बहुत ही मायने रखता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ना अज्ञात है, अभी तक उसकी लिपि को कोई पढ़ा नहीं जा सका। लिपि तो है, किस लिपि में लिखा गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है उसको पढ़ने में आज तक कोई विद्वान सफलता हासिल नहीं किया है। इसीलिए ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए बताए थे प्राचीन भारत में ना पहले आएंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो मानव सभ्यता के विकास का वह काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो। लिखित विवरण उपलब्ध नहीं रहेगा तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा, तो वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल। बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, तो आद्य ऐतिहासिक काल में ना क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में जिसे लिखित विवरण तो होगा लेकिन वो पता नहीं है कि वो क्या लिखा है। मान लीजिए कुछ भी लिखिए दिए, अब आपको पढ़ाए नहीं करेगा या किसी को नहीं पढ़ाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो लिखा हुआ काम का नहीं, कुछ लिख देंगे तो वो पढ़ा सकता है नहीं ना। तो वैसे ही है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मिल गई है, क्या लिखा गया है कोई पढ़ा नहीं है, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, अज्ञात, यानी भाव चित्रात्मक आप कह सकते हैं। क्या है, भाव चित्रात्मक। पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र देखकर भाव समझिए। जैसे वहां पर ये सब देख रहे हैं ना सूचना पट, तो सूचना पट में क्या है, चित्र ना बना है, कुछ लिखा तो है नहीं। जैसे अभी लिख दिया जाता है तो इस समय चित्र बना दिया था खाली चित्र से, अब उसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही जानेंगे, अभी के लोग नहीं जानते हैं। तो लिखा हुआ तो देख रहे हैं, चित्र से समझिए, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, भाव चित्रात्मक। मतलब आप चित्र को देखिए और भाव को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, चित्र देखकर समझिए। और इसको हम लोग याद नहीं तो चित्रलेखात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रलेखात्मक, चित्रलेखात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक या चित्रलेखात्मक। कैसा लिपि थी, भाव चित्रात्मक या चित्रलेखात्मक। ऐसा ही सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। भाव चित्रात्मक का मतलब उस लिपि को अभी तक कोई भी विद्वान पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया है। और इसके लिपि में बात करें तो इसके लिपि में ना जो वर्णों की जानकारी मिली है अब तक 200 से 400 वर्णों के बीच। याद रखें, कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में अभी तक कितने वर्णों की जानकारी मिली है, तो 200 से 400 वर्णों के बीच हमको सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में जानकारी मिली है, वर्ण के। बात करते सिंधु घाटी सभ्यता में मूल चिन्हों की, जो लिपि था उसके लिपि में मूल चिन्ह कै गो था, 64 गो। मूल चिन्ह कै गो था, 64 गो। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा अभिलेख मिला है, कितना, सबसे बड़ा अभिलेख मिला है, उसमें मूल चिन्ह की संख्या प्रयोग किया गया था 17 गो। ये तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में तीनों पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि में वर्णों की संख्या कितनी थी, तो 200 से 400 वर्णों थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में मूल चिन्हों की संख्या कितनी थी, 64 गो। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े लेख में कितने मूल चिन्हों का प्रयोग किया गया है, 17। बात करते देखिए, यह इस दोनों में अंतर समझिए, 64 और 17 वाला में मूल चिन्ह की संख्या होती थी 64 गो, लेकिन 64 का 64 चिन्ह आप प्रयोग कर लेंगे नहीं ना। तो जैसे ही बड़ा लेख को मिला उसमें ना 17 गो मूल चिन्ह प्रयोग किया गया था, 17 गो, लेकिन मूल चिन्ह की संख्या क्या गो,
64 को, तो याद रखिएगा, इस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुहरे पढ़ लिए, लिपि पढ़ लिए। अब बाट क्या होता है तो बताए थे, सिंधु घाटी सभ्यता में बाट, जिस तरह अभी आप लोग जोखने उखने के लिए, तौलने के लिए जो काम करते हैं ना, तौलने वाला काम, उसी प्रकार उस समय बाट था। जैसे अभी बटखरा होता है 1 केजी का, 2 किलो का, 2 किलो या 1 किलो का होता है, उस समय जो बाट था, सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम का था। कितना? 1375 ग्राम का पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बाट कितने का था? 1375 ग्राम का। कितने? 1375 किलो ना, 1375 ग्राम का था सिंधु घाटी सभ्यता में बाट था। तो ये सब याद रखेगा। यहाँ पर देखिए, रोपर से मिला एक मुद्रांकन, ये मुद्रांकन है। मुद्रा पर जैसे चित्र बना, बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोलाकार मुद्रा दिखाए थे, उस पर ये बीच वाला चित्र बनाता था। किसका है? ये बीच वाला चित्र। और ये जो कहाँ से मिला, ये मुद्रांकन, ये पत्थर का है। ये क्या है? पत्थर का। ये रोपर से मिला है। मुद्रांकन कहाँ से मिला? रोपर से बना है। देखिए, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। लिपि तो बताइए दी, एक रहस्यमय लिपि थोड़ा देखिए। हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा जाता, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी उस पर उस पंक्ति में लिखा जाता था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। क्या लिखा गया है? ठीक है, कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है, कोई पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर का है। अनपढ़ लोगों का सांकेतिक रूप में इसका अर्थ बताता था कि अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। संक्षिप्त का मतलब छोटा है। बताया था इसकी लिपि के बारे में लगभग बता रहा है। कोई भी विद्वान आज तक पढ़ा ही नहीं है कि हाँ ये कैसा लिपि है, कौन लिपि में कौन भाषा है, ये सब पढ़ा ही नहीं जा सका है। बस इतना मालूम है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है और उस लिपि के माध्यम से सिंधु घाटी की जानकारी मिलती है। और चित्र देखकर पता चलता है कि इस चित्र का मतलब क्या होता होगा, वो सब जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते, देखिए थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं हम। देखिए अब क्या है, प्राचीन सत्ता, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शासक राजा है। ये क्या है? राजा है, पुरोहित राजा है। पुरोहित राजा क्या होता है? पुरोहित राजा, पुरोहित जिसको कहते हैं, पंडित जी होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरोहित कहते हैं। तो ये जो पुरोहित राजा है ना, ये जो मिला है, सबसे पहले यहाँ से यही पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ना पुरोहित राजा का प्रमाण किस नगर से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या मिला है? पुरोहित राजा। ये जो आपको प्रतिमा दिख रहा है, क्या है? पुरोहित राजा का है। देखिए इसको ना विद्वानों ने, जो पुरातात्विद है ना, वो इसकी संज्ञा दे दी क्या? पुरोहित राजा की। अब ये पता नहीं है कि ये पुरोहित राजा है कि क्या है। जैसे एक आदमी का प्रतिमा मिला, अब इनके रूपरेखा को देखकर ना जो पुरातात्विद है वो कह दिए कि ना ये सिंधु घाटी सभ्यता के पुरोहित राजा थे। अब इससे यही पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो यज्ञ होता था, जो कर्म कांड होता था, यज्ञ के नियम उयम होता था, जो जग जाप होता था ना, उस समय क्या होता था? पूजा पाठ कराने के लिए ये जाते थे पुरोहित राजा। समझ में आया? तो पुरोहित राजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक ही क्वेश्चन यहाँ पर से बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित राजा का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए उसके बाद देखिए, प्रसाद तथा शासक। प्रसाद तथा शासक क्या है? प्रासाद। हाँ, शासक क्या होता है? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था? राजतंत्र था। सिंधु घाटी सभ्यता में राजा होते थे और प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। आगे बढ़ते थोड़ा देखते हैं क्या। देखिए क्या कहता है, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोग। सत्ताधारी लोग क्या हुआ? सत्ताधारी लोग का मतलब क्या हुआ? जो लोग शासक है, जो राजा है, जो शासन करते हैं, वही ना होंगे सत्ताधारी लोग। जो राजगद्दी पर बैठा है, जो राज को संभाल रहा है, वही होते हैं सत्ताधारी लोग। विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई अथी नहीं मिला, साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब कि जो राजा होते थे उसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई प्रमाण ही नहीं मिला है कि राजा होते थे, कैसे राजा थे, क्या करते थे, ये सब नहीं मिला है। ठीक है, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी। विशाल भवन बताए थे। विशाल भवन क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार, बृहत अन्नागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए क्या है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार पूछे तब, विशाल स्नानागार पूछे तब कहाँ से होगा? मोहनजोदड़ो से मिला है। कौन? ये सब विशाल अन्नागार, विशाल भवन मिला है जिसमें अनाज रखते थे वो लोग। उसके बाद देखिए, पुरोहित राजा बताए कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पुरोहित राजा की संख्या दी। पत्थर की मूर्ति मिली है, बताए ना, ये पत्थर का मूर्ति है। अब पत्थर की मूर्ति में है, लेकिन उसको कौन संज्ञा दे दिया? पुरातत्वविदों ने। किसकी संज्ञा दे दिया? पुरोहित राजा। संज्ञा का मतलब जानते हैं ना? नाम, नाउन।
मान लीजिए पत्थर का मूर्ति मिला सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगर से, मोहनजोदड़ो से। अब वो पत्थर की मूर्ति है, अब वो क्या है किसी को पता नहीं है। अब पुरातत्वविद कह दिया कि ना ये पुरोहित राजा है, तब तो मानना ही पड़ेगा। तो उसकी संज्ञा दे दी गई पुरोहित राजा की, यानी नाम दे दिया कि ये पुरोहित राजा है, याद रखेगा, ठीक है। पुरोहित राजा का काम क्या होता है ये सब बताए ही थे। तो पूजा पाठ कराना, यज्ञ उज्ञ कराना किसका काम होता है? पुरोहित राजा का काम होता है। देखिए सभ्यता का अंत, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अंत के बारे में बात करते हैं, पतन के बारे में। उसके बाद 1 या 2 दिन का क्लास चलेगा जिसमें जो छूटा फूटा रहेगा नगर उगर के बारे में, उस सब के बारे में थोड़ा हल्का बहुत चर्चा कर देंगे आप, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। और बाद में क्या होगा, सब चैप्टर का सारे क्वेश्चन आपको एनालिसिस कर देंगे, सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा। सभ्यता का अंत, तो सबसे पहले याद रखेगा सभ्यता का अंत कैसे होगा। अंत सिंधु घाटी अंत कैसे, तो क्योंकि इसका तो लिखित विवरण है लेकिन पता ही नहीं है कि अनुमान के आधार पर है कि हाँ कैसे अंत हुआ होगा। कुछ विद्वानों में मतभेद है, विद्वान सब कोई कहते हैं कि अंत कैसे हुआ, तो कोई कहेंगे बाढ़ आ गया, कोई कहेगा आग लग गया होगा, कोई कहते हैं भूकंप आ गया, कोई कहते हैं व्यापार में गिरावट हो गई, अर्थव्यवस्था में गिरावट हो गई। इस सब के कारण ये लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं अंत के बारे में। सबसे पहले ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में पूछेगा 5 नंबर में कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के यानी अंत के कारणों को लिखे। तो आपको लिखना होगा कि विद्वानों में मतभेद है, उसके बाद 5-10 पॉइंट बताएंगे आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक है? 2500 बीसी से, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 बीसी तक, 1750 बीसी तक। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक है? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, यानी लगभग 750 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में रही। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने वर्षों तक? 750 वर्षों तक भारत में अस्तित्व रही, ठीक है। ये समय है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक समय है। इसके बाद 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ना भवन ढहने लगी, नालियाँ टूटने लगी, भवन उवन ढहने लगा, नाली टूटने लगा। अब ऐसा क्या है अब हमें भी पता नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है वो सब बता रहे हैं हम थोड़ा। भवन ढहने लगी, नालियाँ टूटने लगी, जो इसका क्या कारण, इसका यही दर्शाता है कि इसका पतन अब होने वाला है। मान लीजिए घर बना है, धीरे धीरे उसका घर टूटने लगेगा और उसका मरम्मत भी नहीं करवाएगा तो धीरे धीरे तो उस घर का पतन हो ही जाएगा। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के भवन टूट गया, नाली ढहने लगी, सबका यही होता। उसके बाद विद्वानों में मतभेद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसके सारे नगर जो थे वो किसके किनारे थे? नदी किनारे बसे थे, नदी के किनारे बसे थे, इसीलिए हो सकता है बाढ़ आया होगा और सारे नगर दह गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी के जलधारा में परिवर्तन हो गया, सभी नगर नदी के किनारे बसे थे, जलधारा यदि सही मार्ग में अनुकूल है तो ठीक है, कहीं प्रतिकूल हो गया होगा, विपरीत हो गया होगा जलधारा में परिवर्तन, तो जिस तरफ नगर बसा होगा उसी तरफ यदि जलधारा बह गया होगा तो इससे भी पतन हो गया होगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि भूकंप आने से भी पतन हो सकता है, भूकंप आएगा तो जान माल की क्षति होगी, भवन उवन ढह जाएगी, इससे भी पतन हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आग लग गया होगा, आग लगी से भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं विदेशियों का आक्रमण हो गया होगा, विदेशी जैसे मान लीजिए भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए ना, जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया था भारत में एक विदेशी आक्रमण जिसका नाम था आर्य लोग। आर्य ना दक्षिण एशिया के, मध्य एशिया के निवासी थे, जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है ना वहाँ से आर्य लोग भारत पर आक्रमण किए। और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मारकर बेलगा दिए और वो लोग भारत पर शासन करने लगे। तो हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा, विदेशी आक्रमण के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया होगा। तो ये सब अंत के कारण है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताएंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आगे, तो इसके बारे में चर्चा कर लिए, ठीक है। तो आज की सेशन को रहने देते हैं, इसके बाद जो बचा होगा उससे कल पढ़ेंगे और जो छूट गया होगा उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रहने देते हैं आज की सेशन को। हाँ हो गया।